गर्मियों के मौसम में एक गांव में सभी गांव वाले अपने अपने छतों पे लेटे हुए थे। चांदनी रात थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसी गांव में सुरेश अपनी पत्नी और अपने बच्चों पारो के साथ रहते थे। सुरेश की बेटी पारो चांद की ओर देख रही थी और उसके बाद पिताजी से बोलती है, पिताजी, ये चांद रात में चांद होता है और दिन में सूरज क्यों बन जाता है? आहा बेटी पारो, चांद और सूरज दो अलग अलग चीजें होती है। सूरज दिन में निकलता है और चांद रात में, समझी? हाँ, चलो अब सो जाओ, रात काफी हो गई है, मुझे भी सोने दो, कल काम पर जाना है। ऐसा कहकर सुरेश सोने लगता है, लेकिन पारो को नींद नहीं आती और वो चांद को देखती रहती है। थोड़ी देर बाद चांद का रंग बदलने लगता है और वह लाल रंग का हो जाता है। ये देखकर पारो उसके पिता से कहता है, पिताजी, चांद का रंग बदल गया है, देखो देखो वो लाल हो गया। क्या है पारो, सोने दे मुझे, ना तुम खुद सोती हो ना मुझे सोने देती हो, क्या हुआ, क्या बात है? पारो डरते हुए चांद की तरफ इशारा करती है। सुरेश चांद को देखता है और घबराते हुए कहता है, ये है, क्या हो रहा है? ये चांद तो सचमुच में लाल हो गया है, हे सब क्या हो रहा है? तभी चांद हंसने लगता है और बोलता है, हाँ, गांव वालों, तुम सबकी मौत आ रही है, कुछ दिनों में सब मरोगे। आहा, सबके सब यहाँ से भाग जाओ। आहा। उसके बाद चांद का रंग फिर से पहले जैसा हो जाता है, लेकिन गांव वाले काफी घबरा जाते हैं और अगले दिन गांव के चौपाल में मिलते हैं। सुरेश कालू भाई से बोलता है, कालू भाई, कल देखा आपने, चांद का रंग बदल गया था और वो हमें मारने की धमकी दे रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब कुछ। हाँ, देखा तो मैंने भी अपने छत से, लेकिन मुझे कुछ बात समझ नहीं आई, मुझे तो लगा आंखों का भ्रम लगा। आहा कालू भाई, ही का कोभा गरीब का सवाल है कि ती को समझ नहीं आया। कालू भाई दारू पिए थे का तो भ्रम लगा। अरे वो चंदवा हमको धमकी दे रहा था, सीधा और तुम कहत हो कि समझ आया। अरे लीलू चिड़िया, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता, बिल्कुल जाहिर की तरह बात करती हो। अरे तुम दोनों लड़ो मत, ये चांद की बात से डर लग रहा है और ऊपर से तुम दोनों भी लड़ रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि आज रात का इंतजार करते हैं और कुछ होता है तो कल फिर मिलेंगे और देखेंगे कि क्या करना है। सूरज की बात गांव वालों को जम जाती है और वह रात को इंतजार करने लगते हैं। आधी रात होते ही चांद का रंग फिर से बदलने लगता है और थोड़ी ही देर में लाल हो जाता है। गांव वाले अपने अपनी छत पर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। हाँ, मुझे देख रहे हो, लगता है मेरी बात तुम लोगों को समझ नहीं आए, तुम लोग मर के ही मानोगे। चांद की बात सुनकर सूरज कहता है, चांद जी, यह हमारा गांव है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तुम हो कौन? हाँ, लगता है तुम लोगों ने मरने का ठान लिया है, अगर ऐसा ही है तो यही सही। वहाँ जोरों से लाल रंग की बारिश होने लगती है। ये देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक शराबी, उसका नाम जगदीश होता है, वह बोलता है कि हाँ, अरे तुम लोग तो कह रहे थे कि लाल रंग की बारिश हो रही है, मुझे तो यह मेरी दारू लग रही है। हाँ। जगदीश की बीवी अंजलि गुस्से में चिल्ला के बोलती है, हाय रे, यह मेरी फूटी किस्मत, कहाँ से मैं शराबी के पल्ले पड़ गई। अरे मनु से शराब नहीं खून है, तुझे खून और शराब में फर्क नहीं पड़ता क्या? अंजलि के मुंह से खून का नाम आते ही सब गांव वाले बारिश के बूंद को गौर से देखते हैं। वो खून सच में इंसानी खून होता है। अरे ये तो सचमुच में खून है, सबके सब भागो और अपने घरों के अंदर चले जाओ। सुरेश की बात सुनकर सारे गांव वाले घर के अंदर चले जाते हैं और छुप जाते हैं। खून की बारिश होती है। सुबह होने पर गांव वाले फिर घरों से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ खून ही खून होता है। अरे ये सब क्या हो गया? हमारे गेहूं की बोरी सभी खराब हो गई। अरे नीलू चिड़िया, तुम रो मत, हमारी तरफ तो चारों ओर सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन है सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम गांव वाले आपके साथ हैं, हमारी भी फसल खराब हो गई है, हमें मिलकर समस्या का समाधान निकालना होगा। क्या समाधान निकलोगे तुम सुरेश? देखा नहीं वह चांद ने हमें क्या कहा है, इस गांव को छोड़कर चले जाओ। कालू भैया, आपको जाना है तो जाओ, मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यह मेरा गांव है, मैं एक शैतान से डरकर मैं मेरा गांव नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर सुरेश वहां से चला जाता है और रात होते ही वो खूनी चांद निकलता है और बोलता है, हाँ,
तुम गांव वाले लगता है ऐसे नहीं जाओगे, अगर ऐसा है तो मरो फिर। ऐसा कहकर फिर चांद खूनी बारिश करने लगता है। गांव वाले पूरी रात घर में बैठे रहते हैं। जब सुबह गांव वाले घर से बाहर आते हैं तो उनके साथ वाले की मौत हो जाती है। तभी नीलू चिड़िया बोलती है, सुरेश भैया लगता है इस गांव में इतना ही दाना पानी था, अब हमें इस गांव खाली कर देना चाहिए, वरना जगदीश तोते के बाद अभी हमारा नंबर भी आ जाएगा। ऐसा कहकर कालू भैया और नीलू चिड़िया के साथ सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तभी सुरेश की बेटी पारो वहां आती है और उसके पिता सूरज से कहती है, पिताजी मुझे आप पर गर्व है, आप सचमुच में बहादुर है, मैं आपके साथ ही रहूंगी। पारो की बात सुनकर सुरेश को हिम्मत आ जाती है और वह गांव से दूर एक जंगल में एक पंडित के पास जाता है। पंडित सुरेश को देखकर हंसने लगता है। हा 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 हा, और सुरेश बेटा, मैं इस दिन का कई वर्षों का इंतजार कर रहा था। बाबा आप मुझे कैसे जानते हैं? आप और मैं तो पहले कभी नहीं मिले। हा 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 हा, सुरेश बेटा मैं तो तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म से जानता हूँ। ये सब हो रहा है तुम्हारे पिछले जन्म का परिणाम है। दरअसल तुम पिछले जन्म में इस गांव के राजा थे और वो चांद रूप में शैतान जो है वो दूसरे राज्य का राजा। लेकिन बाबा अगर है मर गया था तो यह चांद कैसे बन गया है? हा 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 हा, लगता है सुरेश बेटा तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अरे ये तांत्रिक शक्तियों में निपुण था और उसके अपनी तांत्रिक विद्या से चांद को बंदी बना रखा है। लेकिन बाबा अब हम इसे कैसे निपटेंगे? अगर ऐसा ही रहा है तो सबको मार डालेगा। सुरेश बेटा उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। बाबा कुछ भी हो मैं लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। बेटा तुम्हें अपने बेटी पारो के अंदर मेरी आत्मा को जाने देना होगा, क्योंकि चांद के पास जाकर ही उस शैतान को मारा जा सकता है। सुरेश ने हाँ करते ही पंडित अपने प्राण त्याग लेते हैं और उनकी आत्मा सुरेश के साथ जाती है। रात में चांद गांव में फिर से निकलता है और सुरेश छत पर पारो के पास खड़ा होता है। लेकिन तभी पंडित की आत्मा पारो के अंदर प्रवेश कर जाती है और सुरेश को दूर कर देती है। हाँ हाँ हाँ, दुष्ट शैतान सुरेश को तुम छू भी नहीं सकता, आज तेरी मौत पक्की है। ऐसा कहकर पारो चांद पर हल्ला कर देती है। चारों तरफ जोर से रोशनी हो जाती है और बहुत जोरों से बिजली चमकती है। जब रोशनी हटती है दुष्ट शैतान की लाश नीचे पड़ी होती है और पारो बेहोश होकर सुरेश के पास गिरती है और सभी गांव वाले वापस अपने अपने गांव आ जाते हैं।